आज की बातचीत दरअसल हम करेंगे, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है बिहार को लेकर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बल्कि हमने बिहार के मसले पर डिबेट की थी और उसमें सवाल खड़ा किया था कि दरअसल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है वो कितने दिन चलने वाला है। क्या इनके बीच में किसी तरीके की टूटन दिखाई पड़ रही है? क्या इनके बीच में किसी तरीके की नाराजगी है? और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो सकते हैं? लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना और उस वक्त जो नीतीश की सरकार है उसके गिरने की आशंका पैदा हो जाती है। उसमें कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। नया डेवलपमेंट इस बात को लेकर यह हुआ कि दरअसल नीतीश कुमार ने इस दौरान बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लिहाजा उन्होंने एक राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने 27 तारीख को बिहार के अंदर सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना के बारे में अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे राजनीतिक दलों से राय मशवरा करने के बाद जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस को कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर उसके बाद कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। दिखने में ये बात बहुत छोटी सी लगती है। बिहार के ज्यादातर संगठन, ज्यादातर राजनीतिक दल कास्ट सेंसस के पक्ष में है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो और दूसरे छोटे छोटे दल भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है और जिसकी मदद से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उसको कास्ट सेंसस के ऊपर आपत्ति हो सकती है। आपको याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता है उनको लेकर आए थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कास्ट सेंसस पर ही एक तरीके से बात हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को प्रदेश के प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया था, कुछ राजनीतिक दल है वो जाति के नाम पर समाज के अंदर छोटे छोटे तनाव पैदा करना चाहते हैं और जिसकी वजह से समाज के अंदर दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन सवाल यह कि जब नीतीश कुमार को यह बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को कास्ट सेंसस पसंद नहीं है, वो उसके साथ खड़ी नहीं होगी, तो ऐसे में वो कास्ट सेंसस की बात कर क्यों रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार के अंदर कास्ट सेंसस को लागू करने वाले हैं? इसका मतलब साफ है कि दोनों के बीच में दूरियां काफी बढ़ती जा रही। ऐसे में यह आशंका क्या निर्मूल है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की सरकार का लंबे समय तक बीजेपी के समर्थन से चलते रहना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है। इस बारे में कितनी सच्चाई सिर्फ करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जी न्यूज के लंबे समय संपादक रहे सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी पटना से हमारे साथ मौजूद है, समी अहमद साहब और पटना से माफ करिएगा बिहार से हमारे साथ मौजूद है ऋषि मिश्रा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके राजनीतिक पहलू पर आने के पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल इस कास्ट सेंसस को लेकर इतनी उहापोह की स्थिति क्यों है और जो राजनीतिक दल है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, वो कास्ट सेंसस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आखिरी कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस देश में हुआ नहीं है। अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा या अगर कास्ट सेंसस होगा तो आसमान टूट पड़ेगा। शुक्रिया आशुतोष जी इस बेहद जरूरी बातचीत में शामिल करने के लिए। और निश्चित रूप से ये सवाल बहुत अहम है और हम उस दौर में बात कर रहे हैं कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसे कोविड के चलते टाला गया और 2022 में होने की बात कही गई थी सदन में भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कदम उठाती सरकार नहीं दिख रही है। इसके पीछे और वजह होंगी, लेकिन उसमें से एक वजह यह जाति जनगणना की मांग भी है, क्योंकि इस बार दबाव ज्यादा बना और ये कोई नया दबाव नहीं है। 2010 में संसद में एक किस्म से कहें कि सर्वसम्मति से ये पारित किया गया संसद की बहस में, जिसमें सभी दल शामिल थे। इवन उस समय बीजेपी के भी नेता गोपीनाथ मुंडे से लेकर के तमाम लोग जाति जनगणना के पक्ष में थे और सर्वसम्मति से ये पारित किया गया कि जाति जनगणना 2011 में कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद उस समय सरकार पलट गई और जो अपना एक प्रपोजल लेकर आई जिसमें उसने इसका एक अलग नाम दिया, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करके, यानी जातिगत जनगणना आर्थिक आधार को जोड़ करके उसका सर्वे कराया गया। दिलचस्प ये है कि उसका जो आर्थिक सर्वे था वो एनडीए 1 की सरकार में अरुण जेटली उस समय थे, उन्होंने रिलीज भी किया, लेकिन जो सोशल सर्वे था उसको रिलीज नहीं किया गया। यानी उसमें कई तरह की खामियां भी बताई गई, बहुत पैसा खर्च हुआ था सरकार का उस सर्वे को कराने में, फिर भी वो आंकड़े नहीं लाए गए।
वो किस्सा इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो आर्थिक सर्वे आए थे उसने भी यह बात तय कर दी थी कि इस देश के बहुत थोड़े से लोगों के पास इस देश की बहुत बड़ी आबादी का पैसा संरक्षित है, यानी संसाधन बहुत थोड़े से लोगों के पास है। जब जातिगत आंकड़े अगर आते तो एक नया आंकड़ा उसमें ऐड होता कि वो थोड़े से लोग किस तबके के आते हैं और वे लोग कौन हैं जिनके पास संसाधन के नाम पर, अवसरों के नाम पर बहुत कम चीजें हासिल हो पाई। तो एक तो इसका बैकग्राउंड ये है। दूसरा इसका जो सामाजिक पक्ष है कि जाति जनगणना होगी तो क्या होगा, होगी तो ये होगा क्योंकि जाति जनगणना का अर्थ क्या है, इस देश में जनगणना के साथ दलितों और आदिवासियों की गिनती होती है। गिनती अगर नहीं होती है तो केवल दो तबके हैं, अपर कास्ट के लोगों की और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों की। ये दो तबके हैं जिनकी गिनती नहीं होती है। अगर इन सबकी गिनती होगी तो उसे कास्ट सेंसस कहना चाहिए, केवल ओबीसी की जनगणना नहीं। अब इसके बाद आंकड़े क्या आएंगे, आंकड़े ये आएंगे कि जाति जनगणना में केवल जाति नहीं गिनी जाएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। जब आप जाति जनगणना को जनगणना के साथ, यानी जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उस एक्ट के तहत जो केंद्र सरकार की पूरी तंत्र के साथ होगा, उसकी जवाबदेही होती है सरकार और संसद के सामने, उससे एक ऑथेंटिक डेटा आपके सामने आएगा। जो डेटा ये बताएगा कि जातियों के मुताबिक सबकी आबादी इतनी इतनी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जातियों के पास कितने संसाधन, और संसाधन जब मैं कह रहा हूं तो उसमें जमीनों का मालिकाना है, उसमें संसाधन में नौकरियां, शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ आएगा। तो उससे पॉजिटिव चीज ये आएगी कि एकदम क्लियर कट एक राष्ट्र के सामने एक आंकड़ा होगा कि इस राष्ट्र के बनने में कौन ज्यादा आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। एक व्यवस्थित नीति बनाई जाएगी, जैसे फेलोशिप किसे दी जाए, कैसे आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी मेकिंग की जाए, तो पॉलिसी मेकिंग आपकी आसान हो जाए और वाकई जो पिछड़ गया वो आगे आएगा। इसका नुकसान बताने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जातिवाद बढ़ जाएगा। तो धर्म की गिनती होती है 1951 से, क्या धर्म की गिनती करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है? दूसरी बात, इस समय भाषाओं की गिनती होती है, हर पहचान की गिनती होती है। एक ही पहचान है जाति जिसकी गिनती नहीं होती, तो क्या बाकी पहचानों में वैमनस्य बढ़ गया, समाज टूट गया? ऐसा नहीं है। दूसरा तर्क क्या दिया जाता है कि आरक्षण की मांग बढ़ जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि अगर आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो हो सकता है आरक्षण बेहतर तरीके से लागू होगा, क्योंकि अब तो 10% आरक्षण लागू होने के बाद इस देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आरक्षण का लाभार्थी नहीं है। तो इसलिए ये बहस और खुले रूप में होगी और जाति जनगणना से पॉलिसी मेकिंग बहुत शानदार होगी। इसलिए बाकी तर्क झूठे हैं, इसे राष्ट्रहित में कराया जाना चाहिए और ये एक बहुत जरूरी मांग है। बट डॉक्टर लक्ष्मण जी, हम बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाएं उसके पहले एक सवाल और आपसे है कि इस जाति जनगणना को लेकर जो ओबीसी पॉलिटिकल पार्टीज है, ओबीसी के नेता है, वो इसको बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको ज्यादा जोर नहीं दे रही, क्यों? देखिए, ये तो मामला ईवीएम की तरह है कि जीवीएल नरसिम्हा राव और बाकी बीजेपी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उसे ईवीएम में दोष नजर आता है, जब सरकार में आती तो नहीं होता। इसी तरह से जाति जनगणना का सवाल है, ये सारे लोग समर्थक रहे हैं, इसमें बड़ा खेमा, पूरी पार्टी की कुछ लोगों की राय अलग रही हो, एक बात। दूसरी बात ये कि ओबीसी का मसला, मैंने एक तर्क दिया ना कि ओबीसी की ही गिनती नहीं होती। अब एक बात बताइए कि संविधान से लाभ तो सबको होता है, लेकिन संविधान बचाने के लिए आगे कौन आता है? इसी तरह से जाति जनगणना से जिसको लाभ होने की गुंजाइश है, ओबीसी, और ओबीसी में भी सारे वर्ग जो बहुत कम है आबादी में, उनको भी कम से कम पता चलेगा कि मेरी आबादी इतनी है और हमारे पास हासिल कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में तो वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक सोशलो कल्चरल इशू है कास्ट सेंसस, इसलिए भी वो लोग इस मांग को उठा रहे हैं। और यह मांग राजनीतिक रूप से उन्हें भले लाभ पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसका लाभ ज्यादा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, में पिछले शुक्रवार की बात है, फ्राइडे को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया और वो बयान बहुत अहम है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने निजी हितों की वजह से, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से वो छोटे मोटे तनाव पैदा करती रहती है, जाति को लेकर और साथ ही साथ क्षेत्र को लेकर तनाव पैदा करती रहती हैं और लोगों को भड़काती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से लोगों को बच के रहना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी उनका निशाना है। भारतीय जनता पार्टी
कि जो ओबीसी नेता है, चाहे मुंडे रहे हो चाहे उनकी बेटी रहे हो, निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना के पक्ष में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर और आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल गॉडफादर के तौर पर वो हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करती रही। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए आशुतोष जी, जब आपने ये कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि लोग तोड़ने के लिए ये बात उठा रहे हैं, तो हमारे यहाँ भोजपुर में एक कहावत है कि सूप तो सूप चलनियों का है जिसमें 72 छेद। तो तोड़ने की बात मोदी जी कह रहे हैं, जो खुद इतनी बड़ी इतने बड़े देश की हर एक पहचान पर हमला कर रहे हैं। तो एक इसके पीछे एजेंडा क्या है? इसके पीछे एजेंडा ये है कि जो राजनीतिक पक्ष है वो तो सब लोग समझ रहे हैं कि आपका झगड़ा जहां जहां जिससे है, आप वो पार्टियां, वो दल कोई भी ऐसा मुद्दा उठाएगा तो आप उसके सामने आएंगे। सवाल ये है कि बैकग्राउंड में एक दौर है 1990 के आसपास का, जब जनता पार्टी संयुक्त मोर्चे की सरकार के साथ ये लोग शामिल थे, मंडल कमीशन लागू हुआ। ठीक बात है कि राम मंदिर का मुद्दा उसके पहले से था, लेकिन मंडल के विरोध में, जो कि मुखर होकर के सामने नहीं बीजेपी कर सकती थी, इसलिए कमंडल लेकर आई और रथ यात्रा शुरू हो गई। तो इसका नया इतिहास नहीं है। उस दौर में जब उनको भी समझ में आ गया कि जिस बड़ी पहचान को, एक जाति एक ऐसी पहचान है जो जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में असर दिखाती है, अपनी पहचान सामने रखती है, छिपती नहीं है। उस पहचान पर अगर कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो वो हर किस्म के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है। तो सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लाया गया, कमंडल की राजनीति आई, तो वो वहीं से चली आ रही है। और आज भी जब भी बीजेपी को मौका मिलेगा, हालांकि मोदी जी कुछ इसके दूसरे तरह से कर भी सकते हैं, कुछ लोगों का मानना ये है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस क्यों नहीं चाहता जाति जनगणना, क्योंकि जाति जनगणना का सवाल इस निष्कर्ष तक जाएगा जो मैंने पहले टिप्पणी में कहा कि आप बार बार कहते रहे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में बाकायदे पेज नंबर के साथ आपके चैनल पर भी बोलना जरूरी है, नहीं तो कब कौन हमला करने लगे ये भी बड़ा खतरा है। लेकिन बंच ऑफ थॉट में बाकायदे गोलवलकर लिखते हैं कि सामाजिक रूप में कोई प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी का कोई भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नियम नहीं बनना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हमारा सवाल भी तो है कि जाति जनगणना केवल जाति की गिनती नहीं करेगी, वो जाति की गिनती के साथ जब आर्थिक आंकड़े सामने आएंगे तो वो ये बताएगी कि जातियों में कौन लोग थोड़ी सी संख्या में होकर के भी बहुत ज्यादा संसाधन लिए हुए हैं। तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जब ये होगा तो जो हेजमनी है वो ब्रेक होगी। और वो हेजमनी किसकी है? वही है आरएसएस और बीजेपी के लोग भी। आज भी कौन चला रहा है? कहने को है ओबीसी, सेल्फ मेड ओबीसी है प्रधानमंत्री खुद, लेकिन वो हेजमनी है अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजमनी है, जो आरएसएस हमेशा बनाए रखना चाहता है। इसलिए आरएसएस कभी नहीं चाहेगा। दूसरी बात, जब अगर जातिगत गोलबंदी मजबूत होगी तो जो हिंदुत्व का गुब्बारा बना हुआ वो भीतर से ब्रेक करेगा, और ये करेगा ही करेगा। ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से नहीं कर पा रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से वो करेगा। जब लोग पूछेंगे कि भाई ओबीसी में हम भी हिंदू थे, तो 2019 तक 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर क्यों थे? 97 to 95% एवरेज ओबीसी एससी एसटी की पोस्ट वैकेंट क्यों है? उनके जज कहाँ हैं, उनके वकील कहाँ हैं, डॉक्टर इंजीनियर कहाँ हैं? नीट में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। यानी रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये केवल आरक्षण का मामला नहीं है, राष्ट्र की पॉलिसी बनाने का मामला है। और वो सबके इंक्लूसिवनेस से बनेगा, जो आरएसएस नहीं चाहते। उनके आइडिया में ही इंक्लूसिवनेस नहीं है, वो हेजमनी का कॉन्सेप्ट है। इसलिए आरएसएस हमेशा जाति जनगणना का विरोध करेगा, और जो राष्ट्र हित में नहीं है। ये मेरी